हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंजीनियर रॉकी। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेंशन मेंबर्स। इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। अब टेंशन मेंबर आखिर होता क्या है? अगर मैं एक नेचुरल एग्जांपल दूं तो बचपन में वो टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का खेल खेलते थे। अरे हाँ, वो तो सबका फेवरेट होता था। राइट। एक टीम रस्सी को लेफ्ट खींच रही है और दूसरी राइट खींच रही है और वो रस्सी बीच में पूरी तरह तन जाती है। क्या टेंशन मेंबर में भी दो पुलिंग फोर्सेस का यही मतलब है? एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी है आपने। इंजीनियरिंग में जब किसी स्ट्रक्चरल मेंबर के दोनों सिरों पर यानी एंड्स पर पुलिंग या टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं तो वो टेंशन मेंबर कहलाता है। अच्छा, और अगर सिर्फ एक तरफ फोर्स लगे तो वो मेंबर बस अपनी जगह से खिसक जाएगा, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। पर जब दोनों तरफ से बराबर खिंचाव हो तभी अंदर एक टेंशन पैदा होता है। और इसमें ना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। वो कौन सी? कि बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन हमेशा एक डबल एंगल सेक्शन होता है जो बैक टू बैक एक गसेट प्लेट पर लगा हो। वेट, डबल एंगल सेक्शन, वो भी बैक टू बैक? इसको बेस्ट प्रैक्टिस क्यों माना जाता है? इसके पीछे लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही सॉलिड मैकेनिज्म है, जिसे मैं आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ समझाऊंगा। पर बेसिक आइडिया यह है कि इससे फोर्स बिल्कुल सेंटर से पास होता है। अच्छा, तो बेंडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब इसके आगे अगर हम इनके अलग अलग फॉर्म्स और यूजेस देखें तो लिस्ट में सबसे पहले वायर्स और केबल्स आते हैं। हाँ, केबल्स तो सस्पेंशन ब्रिजेस में दिखी जाती हैं, पर वायर्स कहाँ यूज होते हैं? वायर्स जनरली होइस्टिंग पर्पसेस के लिए होते हैं, जैसे क्रेन्स में हैवी वजन उठाने के लिए या फिर ऊंचे स्टील स्टैक्स को सपोर्ट देने के लिए। और केबल्स तो आपने बताया ही सस्पेंशन ब्रिजेस में मेन रोल प्ले करती हैं। पर एक बात बताइए, केबल्स सिंगल रॉड की तरह नहीं होती ना? वो बहुत सारे पतले वायर्स को गूंथ कर बनाई जाती है। इसका कोई स्पेशल फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। जब हम कई वायर्स को गूंथते हैं तो लोड उन सभी में इवनली बढ़ जाता है। अगर बाय चांस किसी एक पतले वायर में क्रैक आ भी जाए तो वो क्रैक वहीं रुक जाएगा, पूरी केबल नहीं टूटेगी। बिल्कुल सही। एक मोटी रॉड होती तो क्रैक पूरे क्रॉस सेक्शन को दो हिस्सों में तोड़ देता। ये AE और JE एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि सस्पेंशन ब्रिजेस के लिए केबल्स बेस्ट क्यों हैं। राइट। उसके बाद फॉर्म्स की टेबल में बार्स और रॉड्स भी हैं। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो, बार्स जो होते हैं वो ब्रेसिंग सिस्टम्स या सैग रॉड्स की तरह यूज होते हैं, जैसे छत में पर्लिन्स को लटकने से रोकने के लिए। और रॉड्स का मेन काम विंड ब्रेसिंग सिस्टम्स में होता है, ताकि तूफानी हवाओं में स्ट्रक्चर हिले ना। और ये आई बार्स क्या होते हैं? नाम से तो लगता है इसमें कोई आंख बनी होती है। हाँ, उनके सिरे चपटे होते हैं और उनमें एक गोल छेद होता है जिसे आई कहते हैं। इसमें एक पिन फंसाई जाती है। ये वहां यूज होते हैं जहां हमें फ्लेक्सिबल एंड कनेक्शंस चाहिए। तो मतलब ये एक हिंज या कब्जे की तरह काम करता है। एकदम ऐसा ही। जब हवा या भूकंप का लोड आता है तो ये पिन जॉइंट थोड़ा घूम सकता है, जिसकी वजह से कोई बेंडिंग स्ट्रेस पैदा नहीं होता, सिर्फ प्योर टेंशन रहता है। क्या बात है, ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है। अब फॉर्म समझ गए हम, पर इन पर कितना स्ट्रेस सेफ है ये भी तो पता होना चाहिए। पेज 3 पर परमिसिबल स्ट्रेसेस का एक लंबा सा फॉर्मूला है, कंबाइंड एक्सियल एंड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस का। हाँ, वो ब्रैकेट्स और फ्रैक्शंस देख के डर लगता है। वही तो, उसमें एक्सियल स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यूज ऐड की गई हैं और बोला है कि ये लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसे एग्जाम प्रेशर में याद कैसे रखें? इसे रटना नहीं है, बस लॉजिक समझना है। ये फॉर्मूला सिर्फ एक रेशो है। आप देखो कि स्ट्रक्चर पर एक्चुअल कैलकुलेटेड स्ट्रेस कितना आ रहा है और उसको IS कोड के परमिसिबल स्ट्रेस से डिवाइड कर दो। यानी एक्चुअल कितना है और अलाउड कितना है, उसका अनुपात। सही पकड़ा। और चाहे वो स्ट्रेट एक्सियल लोड हो या बेंडिंग लोड, दोनों के रेशोज का टोटल हमेशा 1 या उससे कम होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हुआ तो स्ट्रक्चर फेल। पर एक चीज मैंने नोटिस की, अलाउएबल लिमिट्स में एक्सियल लोड के लिए लिमिट यील्ड स्ट्रेस यानी FY का 60% है, पर बेंडिंग के केस में लिमिट 66% है। बेंडिंग में तो खतरा ज्यादा होना चाहिए ना, तो वहां लिमिट लूज क्यों है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर इसके पीछे कमाल की इंजीनियरिंग है। जब एक्सियल लोड लगता है ना, तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एक ही बार में फेल होने लगता है।
अच्छा, मतलब पूरा मटेरियल एक साथ यील्ड करेगा। हाँ, और इसलिए अचानक फेलियर का रिस्क ज्यादा है। तो हम एक्स्ट्रा सेफ खेलते हैं और लिमिट को 60% पर ही रोक देते हैं। लेकिन बेंडिंग में ऐसा नहीं होता। बेंडिंग में कहाँ सबसे ज्यादा असर पड़ता है? बेंडिंग में जो सतह सबसे बाहर होती है, यानी एक्सट्रीम फाइबर्स, वहां सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है। अंदर का कोर हिस्सा तो अभी भी सेफ और स्ट्रांग रहता है। ओह, आई सी। तो क्योंकि अंदर का मटेरियल अभी लोड ले सकता है, इसलिए हमें थोड़ी छूट मिल जाती है। बिल्कुल। इसलिए आईएस कोड अलाउ करता है कि बेंडिंग में आप 66% तक स्ट्रेस ले सकते हो। वाओ, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं पेज 4 पर, स्लेंडरनेस रेशियो यानी लैम्डा पर। ये थोड़ा अजीब है, अजीब क्यों? क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो अनसपोर्टेड लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो होता है, जो कंप्रेशन मेंबर्स को बकल होने से रोकने के लिए चेक करते हैं। पर टेंशन मेंबर्स पर तो दबाव पड़ता ही नहीं है, वो तो खिंचे रहते हैं। तो फिर ये लिमिट उन पर क्यों लगाई जाती है? ये एक बहुत कॉमन डाउट है। ये सच है कि टेंशन मेंबर दबेगा नहीं और बकल नहीं होगा। पर सोचो, अगर आपने एक बहुत ही लंबा और पतला वायर या रॉड लगा दिया। तो वो अपने ही वजन से नीचे लटक जाएगा। एग्जैक्टली, अपने डेड वेट से वो सैग करेगा। और जब हैवी मशीनरी चलेगी या तेज हवा चलेगी तो वो लगातार हिलता रहेगा, जिससे उसमें फटीग आ जाएगा। अच्छा, मतलब थकान से उसकी लाइफ कम हो जाएगी। हाँ, इसलिए स्टिफनेस मेंटेन करने के लिए कुछ लिमिट्स तय की गई हैं टेबल में। जैसे सबसे स्ट्रिक्ट लिमिट है 180 की। ये 180 की लिमिट कब लगती है? ये वहां लगती है जहां लोड पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। मतलब वही फोर्स कभी खींच रहा है और अचानक से दबाने लगा, सिवाय विंड और अर्थक्वेक के। ऐसे मेंबर्स में हमें मैक्सिमम स्टिफनेस चाहिए। और अगर विंड या अर्थक्वेक की वजह से लोड पलट रहा हो, जैसे रूफ ट्रस के टाई मेंबर्स में? अब देखो, तूफान या भूकंप तो रोज आते नहीं है ना। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए लिमिट थोड़ी रिलैक्स कर दी गई है, 350। और उन मेंबर्स का क्या जो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं? उनके लिए लिमिट सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड रखी गई है, 400। पर एक बात ध्यान रखना, इस पॉइंट को इग्नोर मत करना। केबल्स पर ये स्लेंडरनेस की लिमिट्स एप्लीकेबल ही नहीं होती। वेट, रियली? केबल्स पर लिमिट क्यों नहीं लगती? क्योंकि केबल्स का मेन काम ही लटकना और फ्लेक्सिबल होना है। अगर हम उन्हें स्टिफ बनाने लगेंगे तो वो सस्पेंशन ब्रिज का लोड इवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। सही बात है। अब पेजेस 5 और 6 पर आते हैं, जहां अलाउएबल स्ट्रेसेस और नेट एरिया की डिटेल कैलकुलेशन है। टेबल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। अगर मेरी स्टील प्लेट की थिकनेस 20 mm तक है तो अलाउएबल स्ट्रेस 150 MPa है। हाँ, IS 226 के हिसाब से। पर जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है, मान लीजिए 40 mm से ज्यादा हो गई, तो अलाउएबल स्ट्रेस घटकर 138 MPa हो जाता है। ये तो उल्टा हिसाब नहीं हो गया? मोटी प्लेट को तो ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अरे यही तो ट्रिक है। इसका रीजन मेटलर्जी और स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में छिपा है। फैक्ट्री में जब स्टील बनता है तो उसे भारी रोलर से दबाकर पतला किया जाता है, जिसे रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, रोलिंग प्रोसेस। हाँ, जब प्लेट पतली होती है तो रोलर्स का प्रेशर उसके अंदर कोर तक पूरा असर करता है। उसका ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट और मजबूत हो जाता है। तो अगर प्लेट मोटी हुई तो बीच के हिस्से तक प्रेशर ठीक से नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली। मोटी प्लेट्स में सिर्फ बाहरी सतह ठीक से कॉम्पैक्ट हो पाती है, अंदर का कोर थोड़ा वीक रह जाता है। इसलिए पर स्क्वायर मिलीमीटर के हिसाब से मोटी प्लेट की स्ट्रेंथ कम मानी जाती है। दिमाग की बत्ती जली अब। मतलब साइज बड़ा होने का मतलब हमेशा बेटर क्वालिटी नहीं होता। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर, नेट सेक्शनल एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, जब हम प्लेट को दूसरे मेंबर से जोड़ेंगे तो रिवेट्स या बोल्ट्स लगाने के लिए उसमें छेद तो करने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल, होल्स बनाए बिना तो जोड़ेंगे कैसे? अब जहां होल बन गया वहां से तो स्टील गायब हो गया, तो वो खाली जगह लोड थोड़ा ना उठाएगी। इसलिए हमें ग्रॉस एरिया में से उन होल्स का एरिया माइनस करना पड़ता है, तब जाके हमें एक्चुअल नेट एरिया मिलता है। यानी फॉर्मूला बनता है A net equals A gross minus N times sectional area of hole। रिवेटेड या बोल्टेड मेंबर डिजाइन कर रहे हो तो आपको ऐसी प्लेट चुननी पड़ती है जिसका एरिया रिक्वायरमेंट से 40 से 50% एक्स्ट्रा हो। 40 से 50% एक्स्ट्रा, ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन है। क्योंकि रिवेट्स के लिए आपको बहुत सारे होल्स ड्रिल करने पड़ते हैं, जिससे काफी मटेरियल वेस्ट होता है। पर अगर आप वेल्डिंग यूज कर रहे हो तो वेल्डिंग में छेद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब ध्यान से समझिए, यही इसका फायदा है। वेल्डेड मेंबर्स में कोई मटेरियल वेस्ट नहीं होता, इसलिए उसमें सिर्फ
20 से 30% एक्स्ट्रा एरिया लेने से ही काम चल जाता है। वाओ, इससे तो ब्रिजेस में हजारों टन स्टील बच जाता होगा। एग्जैक्टली और कॉस्ट भी बहुत बचती है। पर कुछ जगहों पर तो ड्रिलिंग करनी ही पड़ेगी। तो पेजेस 7 और 8 में हमें होल्स अरेंज करने के 2 तरीके दिए हैं, चेन रिवेटिंग और जिगजैग यानी स्टैगर्ड रिवेटिंग। चेन रिवेटिंग सबसे सिंपल होती है, जहां सारे होल्स एक सीधी लाइन में होते हैं। पर इसका एक बड़ा नुकसान है। क्या? प्लेट हमेशा वहां से फेल होती है जहां उसको रेजिस्टेंस सबसे कम मिलता है। चेन रिवेटिंग में वो सीधी लाइन सबसे वीक पाथ बन जाती है। टेंशन लगते ही क्रैक एक होल से दूसरे होल में सीधा चला जाएगा और प्लेट फट जाएगी। अच्छा, इसका ए नेट निकालना सिंपल है ना? विड्थ बी में से नंबर ऑफ होल्स यानी n और डायमीटर d को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। हाँ, b माइनस एन डी इंटू थिकनेस टी। पर अब आती है जिगजैग रिवेटिंग की बारी। जिगजैग के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है, जैसे सिनेमा हॉल में सीट्स स्टैगर्ड लगी होती हैं। स्टैगर्ड सीट्स। पिछली लाइन की सीट्स आगे वाली लाइन की 2 सीट्स के बीच में होती हैं ताकि पीछे वालों को स्क्रीन क्लियर दिखे। वैसे ही स्टैगर्ड रिवेटिंग में होल्स आगे पीछे होते हैं। अरे वाह, सिनेमा हॉल वाली एनालॉजी बहुत परफेक्ट है। जब हम होल्स को जिगजैग लगाते हैं तो फेलियर पाथ अब स्ट्रेट नहीं रह जाता। क्रैक को तोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए तिरछा यानी डायगोनल चलना पड़ता है। और मैथ्स में हमने पढ़ा है कि डायगोनल रास्ता हमेशा सीधे रास्ते से लंबा होता है। राइट। पाथ लंबा होने का मतलब है प्लेट को टूटने के लिए अब ज्यादा स्टील को फाड़ना पड़ेगा, उसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा। इसका सीधा मतलब है कि हमें ज्यादा नेट एरिया और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई। तो हमने बिना एक्स्ट्रा स्टील लगाए सिर्फ होल्स का पैटर्न बदलकर स्ट्रेंथ बढ़ा ली। इसका फॉर्मूला काफी लंबा दिखता है, इसमें स्टैगर्ड पेज और गेज डिस्टेंस ऐड किए गए हैं। देखो, वो एक्स्ट्रा टर्म्स कुछ नहीं है, बस उस तिरछे रास्ते की एक्स्ट्रा लंबाई को मैथमेटिकली दिखा रहे हैं। पिच यानी पी फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल डिस्टेंस है और गेज यानी जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस इन्हें फॉर्मूला में प्लस कर देते हैं। ये हुई ना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। अब चलते हैं पेजेस 9 और 10 पर। हमने सेशन के शुरू में कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिस डबल एंगल सेक्शन है। वो सिंगल एंगल से बेटर क्यों है, अब समझेंगा। उसके लिए पहले सिंगल एंगल को देखते हैं। एक एंगल का एल शेप होता है। जो हिस्सा गसेट प्लेट से जुड़ा होता है उसे कनेक्टेड लेग बोलते हैं, और जो दूसरा हिस्सा बाहर हवा में होता है उसे आउटस्टैंडिंग लेग कहते हैं। बिल्कुल। अब इसका ए नेट निकालते वक्त हम दोनों लेग्स का एरिया सीधा ऐड नहीं करते। आउटस्टैंडिंग लेग के एरिया में हम एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये के का फॉर्मूला दिया है यहाँ, 3a1 डिवाइडेड बाय 3a1 प्लस a2। पर ये के फैक्टर लगाते क्यों हैं? इसके पीछे का मेन रीजन है shear लैग, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन है। शेयर लैग, ये क्या होता है? देखो, जब एंगल पर सडन पुलिंग फोर्स आता है तो सारा टेंशन पहले कनेक्टेड लेग को फील होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लेट से जुड़ा है। आउटस्टैंडिंग लेग थोड़ा दूर है, उस तक स्ट्रेस पहुंचने में टाइम लगता है। अच्छा, मतलब आउटस्टैंडिंग लेग लोड लेने में पीछे छूट जाता है, यानी लैग करता है। एग्जैक्टली। इसीलिए वो अपना 100% लोड नहीं उठा पाता। उसकी एफिशिएंसी कम होती है, तो हम डायरेक्टली उसका एरिया ऐड करके रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए के एक रिडक्शन फैक्टर है जो उसकी एफिशिएंसी को कम करके एक सेफ वैल्यू देता है। बिल्कुल सही। और यहाँ आता है हमारा सबसे बड़ा आहा मोमेंट, जो हमने शुरू में बात की थी बैक टू बैक एंगल्स की। हाँ, डबल एंगल बैक टू बैक। उसमें क्या होता है, जब आप सिर्फ एक एंगल लगाते हो तो फोर्स लाइन सेंटर से पास नहीं होती, पर जब आप प्लेट के दोनों तरफ एक एक एंगल लगा देते हो तो पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल और बैलेंस हो जाता है। और जब बैलेंस बन जाता है तो दोनों आउटस्टैंडिंग लेग्स फुली एक्टिवेट हो जाते होंगे। यस, सिमेट्री आते ही shear लैग का असर बहुत कम हो जाता है। आउटस्टैंडिंग लेग्स अब ज्यादा लोड लेने लगते हैं और के फैक्टर की वैल्यू जंप कर जाती है। इसमें फॉर्मूला 5a1 वाला हो जाता है। वाह, मतलब डिनोमिनेटर में 3 की जगह 5 आ जाता है, जिससे के की वैल्यू बढ़ जाती है और टोटल एरिया इंक्रीज हो जाता है। यही रीजन है कि इसे बेस्ट प्रैक्टिस कहा जाता है। टेंशन मेंबर बिना झुके ज्यादा से ज्यादा लोड ले पाता है। चलिए बिल्कुल फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। किसी भी टेंशन मेंबर को समझने के लिए टी सेक्शन और उसके इफेक्टिव नेट एरिया से स्टार्ट करना सबसे लॉजिकल है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स अक्सर टी सेक्शन की एरिया कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। इसे इजीली कैसे विजुलाइज करें ताकि एग्जाम में गलती ना हो? इसे एक टीचर के नजरिए से देखते हैं। टी सेक्शन को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स शेप मानकर कंफ्यूज मत होइए। इसे 2 सिंपल हिस्सों में तोड़ दीजिए। एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है जिसको हम फ्लैंज कहते हैं,
और दूसरा वर्टिकल पार्ट जिसे वेब कहते हैं। अच्छा, मतलब एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालना होगा, A1 फ्लैंज के लिए और A2 वेब के लिए। एग्जैक्टली। फ्लैंज के लिए फॉर्मूला होता है B-2D और इस पूरे को फ्लैंज की थिकनेस यानी TF से मल्टीप्लाई करते हैं और वेब के एरिया के लिए टोटल डेप्थ में से हम फ्लैंज की थिकनेस हटा देते हैं ताकि ओवरलैप ना हो, यानी D-TF। फिर उसे वेब की थिकनेस TW से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो काफी सिंपल हो गया, पर विजुअल डायग्राम्स में रिविट्स की पोजीशनिंग देखें तो दो तरह के रिविट्स देखते हैं, स्ट्रक्चरल रिविट्स और टैग रिविट्स। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चरल रिविट्स का मेन काम होता है लोड को एक मेंबर से दूसरे तक ट्रांसफर करना, पर टैग रिविट्स बिल्कुल अलग रोल प्ले करते हैं। वो लोड ट्रांसफर नहीं करते? नहीं, वो लोड नहीं उठाते। उनका काम है मेंबर्स के आउटस्टैंडिंग लेग्स को, यानी जो हिस्से हवा में होते हैं, उनको अपनी जगह पर होल्ड करके रखना। बस शेप मेंटेन करना। और एग्जाम के लिए याद रखना, इन टैग रिविट्स की पिच 1 मीटर या उससे कम होनी चाहिए। पिच लेस देन और इक्वल टू 1 मीटर, ये डायरेक्ट MCQ बन सकता है। अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए, नेट एरिया निकालना काफ़ी नहीं, हमें इफेक्टिव नेट एरिया निकालना होता है। उसमें कुछ के फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं। ये के फैक्टर्स एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। इनका रियल वर्ल्ड मीनिंग क्या है? ये फैक्टर्स मॉडिफायर्स हैं जो बताते हैं कि रियल वर्ल्ड में स्टील कैसा बिहेव करेगा। टोटल 4 के फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है K1 जो डक्टिलिटी फैक्टर है। कॉमन स्ट्रक्चरल स्टील डक्टाइल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू सिंपली 1.0 ली जाती है। और K2 होल फॉर्मिंग फैक्टर है ना, जिसमें पंच्ड होल्स के लिए 0.85 और ड्रिल्ड होल्स के लिए 1.0 लेते हैं। पर पंच्ड होल्स के लिए वैल्यू कम क्यों है? देखो, जब हम मटेरियल में होल पंच करते हैं तो एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से होल के आसपास के मटेरियल में माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। ओह, यानी मटेरियल डैमेज हो जाता है वहां से। बिल्कुल, हाँ। मटेरियल वीक हो जाता है, इसलिए सेफ्टी के लिए हम फैक्टर को 0.85 कर देते हैं। हाँ। लेकिन ड्रिलिंग बिल्कुल क्लीन और स्मूथ कटिंग करती है, वहां कोई डैमेज नहीं होता है, तो वैल्यू 1.0 रहती है। अब समझ आया। ये लॉजिक क्लियर हो तो वैल्यू भूलेगी नहीं। और बाकी दो फैक्टर्स? K3 ज्योमेट्री फैक्टर होता है जो 0.9 से 1.14 तक वेरी करता है, पर IS 800-2007 कोड के अकॉर्डिंग हम इसे 1 मानते हैं। और K4 shear lag फैक्टर है जो फ्लैट्स और प्लेट्स के लिए हमेशा 1.0 होता है। परफेक्ट। ये तो होगी फाउंडेशन, पर एग्जाम में डायरेक्ट रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स पर क्वेश्चन आता है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, ये AE और JE के लिए बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, एकदम गोल्ड माइन है। हाँ, यहाँ 4 बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं। पहला है टॉप फ्लैंजेस के बारे में। अगर टॉप फ्लैंजेस रोटेशन और लैटरल डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट रिस्ट्रेन नहीं है, यानी वो थोड़ा ट्विस्ट या मूव हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर फ्री टू ट्विस्ट है तो उनकी इफेक्टिव डेप्थ 2D मानी जाएगी, जहां D वेब की डेप्थ है। दूसरा पॉइंट डबल एंगल स्ट्रट का है। अगर एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट गसेट प्लेट के ऑपोजिट साइड्स पर लगा है तो उसका इफेक्टिव लेंथ फैक्टर 0.7 से 0.85 के बीच होता है। और तीसरा पॉइंट अनइक्वल एंगल टाई का है। अगर हमारे पास अनइक्वल लेग्स हैं तो कनेक्शन के लिए ऑलवेज लॉन्गर लेग को प्रेफर किया जाता है। पर लॉन्गर लेग ही क्यों, छोटी लेग क्यों नहीं? ताकि एसेंट्रिसिटी कम हो सके। लॉन्गर लेग कनेक्ट करने से लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जॉइंट के पास रहता है, जिससे अननेसेसरी बेंडिंग मोमेंट्स कम हो जाते हैं। सही है। और चौथा पॉइंट मेंबर स्प्लाइस का है, जिसमें स्प्लाइस को मेंबर डिजाइन कैपेसिटी के 0.3 टाइम्स के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब 30% एक्स्ट्रा बफर सेकेंडरी फोर्सेस के लिए। एकदम सही। अभी हमने कनेक्शन की बात की, पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। अगर लोड बहुत हैवी हो जाए और उसको ट्रांसफर करने के लिए गसेट प्लेट का साइज इतना बड़ा हो जाए कि वो अनइकोनॉमिकल लगने लगे, तब आप क्या करेंगे? तब तो पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा या फिर कोई ऑल्टरनेटिव ब्रिज लगाना पड़ेगा। बस वही ब्रिज है, स्ट्रक्चरल लग एंगल्स। ये एंगल सेक्शन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसे गसेट प्लेट और मेन मेंबर के आउटस्टैंडिंग लेग के बीच जोड़ा जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है? गसेट प्लेट का साइज छोटा करना? हाँ, प्राइमरी पर्पस है कनेक्शन लेंथ को कम करना और shear lag इफेक्ट को घटाना। पर इसका एक नुकसान भी है। नुकसान? क्या लिमिटेशन है इसकी?
देखो, जब आप इस लग एंगल को आउटस्टैंडिंग लेग पर लगाते हो तो मेन मेंबर में एक्स्ट्रा बोल्ट होल्स करने पड़ते हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि होल्स की वजह से मेन मेंबर का नेट एरिया कम हो जाता है। इस पॉइंट को इग्नोर मत करना। साथ ही रिवेट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इसेंट्रिसिटी की वजह से ये लोड ट्रांसफर में 100% इफेक्टिव नहीं होता। मतलब एफिशिएंसी और इकोनॉमी के बीच का ट्रेड ऑफ है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं, डिजाइन रूल्स और नेट सेक्शन रप्चर। टेंशन फ्लैंज रूल क्या कहता है? वो सिंपल है। टेंशन फ्लैंज का टोटल एरिया रिवेट होल्स डिडक्ट करने के बाद मिले नेट एरिया से लगभग 20% ज्यादा अज्यूम किया जाता है। पर रियल फेलियर मोड्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है स्ट्रेंथ नन, यानी नेट सेक्शन रप्चर या फ्रैक्चर। रप्चर यानी मेंबर का अचानक से टूट जाना। प्लेट्स और थ्रेडेड रॉड्स के लिए इसका फॉर्मूला है TDN = 0.9 AN/FU डिवाइडेड बाय गामा M1। यहाँ गामा M1 की वैल्यू 1.25 क्यों लेते हैं हम? नॉर्मल सेफ्टी फैक्टर तो 1.1 होता है। क्योंकि रप्चर एक ब्रिटल फेलियर है। ये बिना किसी वार्निंग के अचानक होता है। यील्डिंग में तो स्टील खिंचता है, आपको दिख जाएगा, पर फ्रैक्चर तुरंत होता है। इसलिए हम सेफ्टी फैक्टर थोड़ा हाई यानी 1.25 रखते हैं। अदर मेंबर्स के लिए अल्फा फैक्टर का यूज होता है। ये लॉजिक तो क्लियर है, पर एंगल मेंबर्स के रप्चर का फॉर्मूला देखकर ही एस्पिरेंट्स डर जाते हैं। वो स्कैरी सा बीटा वाला फॉर्मूला। एस्पिरेंट्स इस बीटा वाले फॉर्मूले को देखकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसे आसान कैसे बनाएं? इसे मैथमेटिकली रटने के बजाय फिजिकली समझो। एंगल में एक कनेक्टेड लेग होती है जिसका नेट एरिया ANC है और एक आउटस्टैंडिंग लेग जिसका ग्रॉस एरिया AGO है। आउटस्टैंडिंग लेग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी एडजस्ट करने के लिए हम उसमें बीटा फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला बनता है 0.9 ANC/FU बाई गामा M1 प्लस बीटा टाइम्स AGO/FY बाई गामा M0। ये बीटा निकालते कैसे हैं? बीटा बेसिकली W, T, LC और BS जैसे डायमेंशंस का एक कॉम्प्लेक्स रेशो है। अगर आउटस्टैंडिंग लेग ज़्यादा वाइड है या कनेक्शन लेंथ छोटी है तो बीटा की वैल्यू कम आती है। पर कोड कहता है बीटा की वैल्यू 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए और एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट यानी FU गामा M0 डिवाइडेड बाय FY गामा M1 से ज्यादा नहीं। समझ गया। अगर मेंबर रप्चर से बच गया तो क्या वो सेफ है या ग्रॉस यील्डिंग का खतरा रहता है? बिल्कुल रहता है। ये हमारा स्ट्रेंथ 2 है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। जब पूरा क्रॉस सेक्शन एक साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो मटेरियल परमानेंटली स्ट्रेच हो जाता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, AG/FY बाय गामा M0। और यहाँ सेफ्टी फैक्टर गामा M0 सिर्फ 1.1 रखा जाता है क्योंकि ये वार्निंग देने वाला फेलियर है। अब आते हैं तीसरे मोड पर, द ड्रेडेड ब्लॉक शेयर फेलियर। नाम ही इतना खतरनाक है। ये होता क्या है? ब्लॉक शेयर का मतलब है टेंशन और शेयर का कंबाइंड फेलियर। आपने पोस्ट ऑफिस वाला स्टैम्प पेपर देखा है? हाँ, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप स्टैम्प को जोर से खींचें तो वो पेपर फटता नहीं है, बल्कि परफोरेशंस के अलोंग एक पूरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक निकल आता है। ब्लॉक शेयर सेम वही चीज है। बोल्ट होल्स की लाइन के अलोंग एक पूरा स्टील ब्लॉक निकल आता है। ओह, मतलब इस फेलियर प्लेन में जो साइड फोर्स के नॉर्मल है वहां टेंशन आती है और जो साइड फोर्स के पैरेलल है वहां शियर आती है। हाँ, इसीलिए प्लेट के केस में 2 क्रिटिकल कंडीशंस चेक करते हैं। कंडीशन 1 में हम मानते हैं कि शेयर पार्ट यील्ड कर रहा है और टेंशन पार्ट रप्चर हो रहा है। इसका फॉर्मूला बनता है TDB1 = AVG/FY by √3 gamma M0 plus 0.9 ATN/FU by gamma M1। और कंडीशन 2 में उल्टा होता है, टेंशन यील्डिंग और शेयर रप्चर। पर एक चीज बताओ, शेयर एरिया वाले टर्म के डिनोमिनेटर में √3 क्यों आता है? ये √3 बेसिकली वॉन मेजर्स थ्योरी ऑफ फेलियर से आता है। किसी भी स्टील को शेयर में फेल करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का लगभग 1/√3 टाइम्स फोर्स लगता है। इसलिए फॉर्मूलाज में नेचुरली √3 प्लेस किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ, लिखा है कि हाई बेरिंग स्ट्रेंथ मटेरियल और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स यूज करने से ब्लॉक शेयर का खतरा बढ़ जाता है। हम तो सोचते हैं स्ट्रॉन्ग बोल्ट्स मतलब ज्यादा सेफ्टी। ये उल्टा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा ट्रैप है। देखो, जब हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स यूज होते हैं तो हमें कम बोल्ट्स लगाने पड़ते हैं।
कम बोल्ट्स का मतलब कनेक्शन लेंथ छोटी हो गई, अच्छा, और कनेक्शन लेंथ छोटी होने का मतलब वो स्टैम्प का साइज छोटा हो गया तो वो ब्लॉक आसानी से उखड़ जाएगा, बिल्कुल, इसलिए ब्लॉक शेयर बढ़ जाता है। माइंड ब्लोइंग। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका नाम हमने पहले लिया था, शेयर लैग मिस्ट्री। हमने बार बार शेयर लैग सुना, आखिर ये बला क्या है? इसे एक बेडशीट के एग्जाम्पल से समझो। अगर एक बेडशीट रखी है और आप उसके एक कोने को जोर से खींचो तो सिर्फ वही हिस्सा टाइट होगा, बाकी बेडशीट ढीली रहेगी। लोड यूनिफॉर्मली ट्रांसफर नहीं हुआ। सही बात है। टेंशन मेंबर में कनेक्शन के पास भी वही होता है। जो लेग गसेट प्लेट से जुड़ी है उस पर स्ट्रेस आ जाता है, पर आउटस्टैंडिंग लेग पर स्ट्रेस थोड़ा रुक कर आता है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ही शेयर लैग है। तो अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछते हैं कि जीरो शेयर लैग कब होता है। ऐसे एक्सेप्शन क्या हैं? दो एक्सेप्शन हैं। एक तो जब रेक्टेंगुलर प्लेट डायरेक्टली गसेट प्लेट से जुड़ी हो, वहां कोई आउटस्टैंड पार्ट नहीं होता, तो लोड इक्वल रहता है। दूसरा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड डबल एंगल मेंबर जो बैक टू बैक लगा हो, वहां सिमेट्री की वजह से इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। IS 800 2007 में इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं जहां शेयर लैग को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आउटस्टैंड मेंबर सपोर्टेड ऑन वन एज के लिए लेंथ और विड्थ का रेशियो यानी L0/B0 20 या उससे कम होना चाहिए। पर ये B0 यानी विड्थ ऑफ आउटस्टैंड फ्लैंज निकालते कैसे? ये कनेक्शन टाइप पर डिपेंड करता है। वेल्डेड कनेक्शन में लोड डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, तो B0 बस आउटस्टैंडिंग लेग की पूरी विड्थ W के बराबर होती है। और बोल्टेड कनेक्शन में? बोल्टेड में हमें होल्स बनाने के लिए गेज डिस्टेंस लेना पड़ता है, तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। B0 इक्वल्स W प्लस G माइनस T, यानी विड्थ प्लस गेज डिस्टेंस माइनस थिकनेस। बेहतरीन। अब वक्त आ गया है रिवीजन का, द अल्टीमेट टेस्ट। देखते हैं हमने कितना सीखा। मैं 4 MCQ क्वेश्चंस रखूंगा और आप उसके रीजन के साथ आंसर देना। बिल्कुल, पूछिए। Q1, एक रूफ ट्रस्ट में टाई लगा है और विंड या अर्थक्वेक की वजह से टेम्पररी स्ट्रेस रिवर्सल हो रहा है। इस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो यानी SR क्या होगा? इसका आंसर है 350। टेंशन मेंबर्स अचानक आने वाले कंप्रेशन को झेल नहीं पाते, बकल हो सकते हैं, इसलिए कोड रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए 350 की स्ट्रिक्ट लिमिट लगाता है। Q2, सिंगल अनइक्वल एंगल टाई में कौन सा लेग कनेक्शन के लिए प्रेफर करते हैं? लॉन्गर लेग, सिंपल रीजन इसेंट्रिसिटी कम करने के लिए। परफेक्ट। Q3, लग एंगल का प्राइमरी पर्पस क्या है? इसके दो मेन पर्पस हैं। एक, कनेक्शन लेंथ को रिड्यूस करना, और दूसरा, शेयर लैग इफेक्ट को मिटिगेट करना। और आखिरी सवाल, Q4, शेयर लैग इफेक्ट जीरो कब होता है? जब एक रेक्टेंगुलर प्लेट डायरेक्टली गसेट प्लेट पर अटैच की गई हो। सुपर्ब। आप लोगों ने देखा कि कैसे MCQ इस पूरे सेशन की समरी निकाल देते हैं। आज हमने देखा कि कैसे रप्चर, यील्डिंग और ब्लॉक शेयर जैसी फेलियर्स इंजीनियर्स को सेफ्टी और इकोनॉमी के बीच बैलेंस बनाने पर मजबूर करती हैं। हाँ, और ये बैलेंस इंजीनियरिंग की असली खूबसूरती है। बिल्कुल। पर जरा सोचिए दोस्तों, अगर फ्यूचर में ऐसे स्मार्ट मटेरियल्स आ जाएं जिनमें मॉलिक्यूलर लेवल पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता हो, जिनमें शेयर लैग जैसी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो ये स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे पूरी तरह बदल जाएगा? इस पॉइंट पर जरूर रिसर्च करना। तो इंजीनियर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने सभी इंजीनियर्स दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।